नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 21 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, द मेनी ब्राइट स्पॉट्स ऑन इंडियाज इनोवेशन हॉरिजन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस आर्टिकल को लिखा किसने। तो अमिताभ कांत जी ने लिखा है, जो कि सीईओ है नीति आयोग के, और सत्विक मिश्रा जी हैं जो कि एक यंग प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ पे अब चूंकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी लिख रहे हैं इस आर्टिकल, तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च इकोसिस्टम है इंडिया का, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसकी तारीफ की जा रही है। किस हिसाब से तारीफ की जा रही है, क्या क्या पॉइंट्स फेवर में दिए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगेंस्ट में तो काफी कम पॉइंट्स हैं। फिर अच्छा, ये जो पहला आर्टिकल है मैनी ब्राइट स्पॉट्स, ये है भी काफी अच्छा। नेक्स्ट है ऑफसेट डायल्यूशन इन डिफेंस। देखिए रिसेंटली कैग ने पॉइंट आउट किया कि जो ऑफसेट क्लॉज होता है ना एक डिफेंस एग्रीमेंट का, वो ऑफसेट क्लॉज पूरा नहीं किया जा रहा। ऑफसेट क्लॉज में बस कुछ नहीं होता, यही होता है कि अगर हमने किसी बाहर की कंट्री से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा, मान लीजिए रफाल जेट खरीदे, और उसमें ऑफसेट क्लॉज है 30% का, तो वो जो रफाल जेट हमारे पास आएंगे उसको बनाने के लिए कम से कम 30% जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो इंडिया से सोर्स की जाएगी या इंडिया में बनवाई जाएगी। तो ये ऑफसेट क्लॉज पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा कैग ने बोला। इसके बाद सरकार ने ऑफसेट क्लॉज हटा ही दिया। ऑफसेट क्लॉज के होने से क्या फायदे हैं और इसको हटाने से क्या नुकसान है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं बोलूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बस एक रिवीजन है न्यूज का। अभी जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा अर्डन, ये फिर से जीत के प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो जो इनकी पार्टी है उसने कितने परसेंट वोट लिए, जो अपोजिशन पार्टी है वो कितने से हारी, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करी जा रही है। इनके क्या क्या अचीवमेंट्स इनके टेन्योर के दौरान वो बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका हैकलर्स वोट। यहाँ पे क्या बोला गया है, रिसेंटली एक तमिल के एक्टर हैं विजय सेतुपति जी। विजय सेतुपति जी एक श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड मुथैया मुरलीधरन आप सब जानते हो, तो उनके ऊपर एक मूवी बन रही थी जहां पे मुथैया मुरलीधरन का जो रोल थे वो शायद विजय सेतुपति जी कह रहे थे। लेकिन जो तमिल पॉलिटिक्स है उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि जो तमिल लोग हैं वो काफी नाराज हो गए हैं विजय सेतुपति जी से। विजय सेतुपति जी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुथैया मुरलीधरन के बारे में ये बोला जाता है कि जो सिविल वॉर हुआ था ना श्रीलंका में, उसमें बहुत सारे तमिल्स को मारा गया, वो लोग गायब हो गए, श्रीलंकन आर्मी ने बहुत सारे अत्याचार किए। तो कहीं ना कहीं मुथैया मुरलीधरन जी ने पास्ट में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जहां पे वो श्रीलंकन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप मुथैया मुरलीधरन जी की जगह पे हो तो वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो उनको श्रीलंका में रहना है, तो वहां की रूलिंग पार्टी से, वहां के जो रूलिंग एलीट है उनके साथ तो पंगा लिया नहीं जा सकता। तो मुथैया मुरलीधरन के रोल को प्ले करने की वजह से तमिल स्टार विजय सेतुपति जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने शायद अब अपना जो पार्टिसिपेशन वाली बात थी वो वापस खींच लिए। तो बस ये न्यूज़ है छोटी सी, इसको देख लेंगे। बहुत ज़्यादा तो इसमें इस्लाम से पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत बात करेंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट भाई, ये वाला आर्टिकल, टुवर्ड्स फ्यूअर्स डेथ इन तमिलनाडु, कोविड-19 की हेडलिंग जो स्पेसिफिकली बात की जा रही तमिलनाडु में, उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए गए। जो जनरल फैक्ट्स बताए गए हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड हम लोग अक्सर कर बात करते रहते हैं। तमिलनाडु से स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं तो आप खुद देख सकते हो, इसलिए मैंने इनको कवर नहीं किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्लॉड फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। ये आर्टिकल मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं, मैं इसको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल किस तरीके से काम करते हैं, इनको कैसे बनाया गया है, इनके काम करने में इनको किस किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो मैं अलग पीपीटी में आपको बताऊंगा। ओके, तो इसलिए यहां पे इसको नहीं डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट, इन द यूएस इट कुड गो आइदर वे। भाई देखिए, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, ये बोलने की बात हो रही कि जो बाइडेन इलेक्शन जीतेंगे ही जीतेंगे इस बार और डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे ही हारेंगे। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स कहे जा रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इलेक्शन जीत सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है, जो सपोर्ट बेस है, वो बहुत लॉयल है। और अभी भी स्विंग स्टेट्स यानी वो स्टेट्स जो न्यूट्रल हैं, ना वो डेमोक्रेट की तरफ है ना वो रिपब्लिकन की तरफ है, वो एंड टाइम पे जिसकी तरफ घूम जाएंगे वो स्टेट्स जीत जाएंगे। अब यहां पे जो भी पॉइंट्स कहे गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं चिल्ला चिल्ला के ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। आप यूट्यूब में सर्च मारिए ट्रंप कैन बीट बाइडन, इसको मेरे नाम के साथ सर्च मारिएगा, जो कि यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी होंगी। तो ट्रंप कैन बीट बाइडन, हर्षित द्विवेदी नाम से अगर आप सर्च मारोगे तो आपको पहली वीडियो दिख जाएगी, कैन ट्रंप स्टिल बीट बाइडन, ये वाली। आप इस वीडियो को देख लीजिए, यहां पे मैंने वो सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं, जहां पे मैंने ये बताया कि वो कौन से फैक्टर्स अभी निकल के आ सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी यूएस इलेक्शन से जिता सकते हैं और जो बाइडन को हरा सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरीज, कॉकसेस क्या होते हैं, यूएस इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, इसके बारे में भी मैंने बेसिक आइडिया दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले, अगर
आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा किए गए काम को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, मैं काफ़ी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट आपके पूरे स्टैटिक सिलेबस और करंट सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, तो उसके इसमें आप चैनल मेंबर बन के मेरी मदद भी कर सकते हो। फरवरी मार्च तक मैं यूपीएससी 2021 का पूरा सिलेबस कवर कर ही दूंगा फ्री में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो पर लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया। बोलना ही पड़ता है, अब क्या करें दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग आप में से भूल जाओगे तो याद दिला देता हूं मैं। पहला आर्टिकल, द मेनी ब्राइट स्पॉट्स ऑन इंडियाज इनोवेशन हॉरिजन। अब जब भी इनोवेशन की बात आती है, खासकर साइंटिफिक या मैथमेटिकल इनोवेशन की बात की जाती है इंडिया में, तो हम लोग हमेशा अपने एंशिएंट हिस्ट्री को याद करते हैं, क्योंकि मॉडर्न और मीडिवल टाइम्स में तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे ब्रह्मफुत्र सिद्धांत की बात हो रही, जिसको ब्रह्मगुप्त जी ने लिखा था, और उस ब्रह्मगुप्त में उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। अभी जीरो का इन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट, ये कई पिक्चरों में और वैसे भी आपको दिखाया जा चुका है। इंडिया में जब इनोवेशन की बात की जाती है तो कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन के लिए इंडिया काफी पोटेंट माना जाता है। इंडिया इंटरनेट यूजेज की फील्ड में बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम इंटरनेट के फील्ड में बहुत मेजर यूजर्स, बहुत बड़े डाटा कंज्यूमर की तरह काम कर रहे हैं। अभी के लिए 700 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, इंटरनेट के 70 करोड़ यूजर्स। 2025 तक कहा जा रहा है कि 97.4 करोड़ यूजर्स होने वाले हैं इंडिया में। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उस पर भी आते हैं। जैम ट्रिनिटी 2-3 साल पहले काफी न्यूज में था, जिसको बोला था जनधन आधार मोबाइल। इनफैक्ट ये न्यूज में था 2014-15 के समय पे, जब प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट चुन के आई थी। यहां पे 404 मिलियन जनधन बैंक अकाउंट यानी 40 करोड़, 1.2 बिलियन आधार यानी 120 करोड़ और 120 करोड़ है मोबाइल सब्सक्राइबर्स। और आप देखिए कि इस इंटरनेट के चलते और जैम ट्रिनिटी के चलते पोटेंशियल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद करके इंडिया की जीडीपी में 2035 तक हम $957 बिलियन जोड़ सकते हैं। तो एक्सेंचर की एक रिपोर्ट के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 957 बिलियन डॉलर्स जोड़े जा सकते हैं इंडिया की जीडीपी में 2035 तक। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, इसको आप चाहे तो नोट कर लो, काम आएगा। जब इंडिया में इनोवेशन की बात आती है, तब बात आती है कोलैबोरेशन, फैसिलिटेशन एंड रिस्पांसिबल रेगुलेशन। यहां पे क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन हो रहा है। सबसे पहली बात तो कोलैबोरेशन किनके गीत के बीच में होगा, अलग अलग डोमेन्स के बीच में होगा। यूट्यूब में आपने कोलैबोरेशन सुना होगा, एक चैनल दूसरे चैनल के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ताकि वो ग्रो कर सके। साइंटिफिक फील्ड में कोलैबोरेशन बहुत होते हैं, क्योंकि साइंस इतनी बड़ी चीज है कि इंडिविजुअली साइंस में कुछ करना बहुत मुश्किल है। अलग अलग डोमेन के लोग जब मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ होगा। तो जब फिजिक्स का डोमेन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के डोमेन के साथ मिलेगा, तभी कोई बड़ा साइंटिफिक इनोवेशन होगा। फिर होता है फैसिलिटेशन और रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। फैसिलिटेशन बड़े बड़े जो आपके प्राइवेट कॉर्पोरेशन होते हैं वो करते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट करती है, और रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन काम है गवर्नमेंट का। तो जब आप कोलैबोरेशन, फैसिलिटेशन और रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन को मिला दोगे, तो ही आप कह सकते हो कि इनोवेशन इंडिया में काम कर सकता है। इनफैक्ट दुनिया में भी इनोवेशन इन 10 फैक्टर्स को मिलाने पे ही काम करता है, और इंडिया में भी यही चीज है। एक आई पेंसिल नाम का ऐसे लिखा था लियोनार्ड रीड जी ने, यहां पे इन्होंने बहुत जबरदस्त बात बोली है कि भैया कोलैबोरेशन हुआ जब उन लोगों के बीच में जो ट्रीज काटते हैं, जो ग्रेफाइट को माइन करते हैं, और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से बनती है एक पेंसिल। तो एक पेंसिल को बनने में किस हद तक क्रॉस कोलैबोरेशन हो रहा है, इस पॉइंट से हमको यह बताया जा रहा है कि कोलैबोरेशन की क्या वैल्यू है। आगे बात करते हैं। इनोवेशन जो ये नाम का शब्द है ना, इसको आप बहुत जगहों पे डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि ट्विटर ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट का मतलब एक ऑडियो फाइल जिसको आपने इंटरनेट पे अवेलेबल करा लिया, तो इंटरनेट पे जाके लोगों ने या तो उस पॉडकास्ट को सुन लिया या फिर उस ऑडियो फाइल को उन्होंने डाउनलोड कर लिया। तो भाई ट्विटर ने पॉडकास्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया। इंस्टाग्राम ने इस तरीके से बहुत से क्रिस CRISPR, जिसमें कि जो आपका जीन है, उस जीन के जो क्लस्टर्स हैं वो थोड़े थोड़े समय पर रिपीट होते रहते हैं, तो वहां पे आप जीन एडिटिंग करके एक छोटे से क्लस्टर निकाल के दूसरी चीज लगा के आप कुछ जीन एडिटिंग कर सकते हो। भैया अलग अलग जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। योगर्ट इंडस्ट्री, इवन दही की इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिसेंटली जो नोबेल पीस प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, ये भी CRISPR के लिए मिला है। तो बस यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं कि कैसे इनोवेशन करके अलग अलग फील्ड्स में चीजों को आगे लेके आए। इंडिया में रॉय अमारा नाम की एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करती हैं यूएस में। उन्होंने निकाला एक अमारा लॉ। रॉय अमारा जी का यह बोलना है कि पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द शॉर्ट रन,
बट टू अंडर एस्टिमेट इट इन द लॉन्ग रन। क्या बोल रही हैं कि मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे क्रिस्प आ रहा है, तो इस नई टेक्नोलॉजी को लोग बहुत ज्यादा ऊपर उठा देंगे, सर पे बैठा देंगे, अपने सर पे चढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसी टेक्नोलॉजी के जो एक्स्ट्रा फायदे हैं लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लोगों की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। हालांकि ये डीप साइकोलॉजिकल थॉट्स है, इसमें आगे घुसने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेसिक फैक्ट्स पे आते हैं कि इंडिया में एक्चुअली में क्या हो रहा है। अक्टूबर 2020 में इंडिया में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई, 2 डिसरप्टिव इवेंट्स हुए हैं और दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए थे कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन के लिए। एक था वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जिसको बोला गया वैभव समिट। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 3000 ओवरसीज इंडियन ओरिजिन academicians and scientists from 55 countries and about 10,000 Indians participated to ideate on innovative solution to our challenges। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस एंड टेक के फील्ड में हमारा देश क्या कर रहा है, अगर आपसे किसी सवाल में पूछा जाता है तो ये जो वैभव समिट है, जिसको वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट है, 2 अक्टूबर को ही, जहां पे 3000 इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियंस ने और 55 कंट्रीज के साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, 10,000 इंडियंस ने आइडिया पेश किए हमारे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। ये चीजें अगर आप आंसर में कोड करते हो आपको काफी फायदा मिलेगा। इस तरीके के जो संगम होते हैं ना, इसको संगम डिनोट किया जा रहा है, यानी अलग अलग जो ब्रिलियंट माइंड्स है, अलग अलग फील्ड के, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप ये देखो कि एक और चीज अभी रिसेंटली हुई है, जिसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस 2020 समिट। ये जो रेस 2020 समिट है, इसको अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 9 के टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, इंक्लूजन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन की सेक्टर सच एज हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और स्मार्ट मोबिलिटी सेक्टर। तो ये जो 2 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो, कोट करके आप बता सकते हो कि हाँ भाई, हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। और इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत से स्टार्टअप उठ रहे हैं जो हमारे जो स्टार्टअप स्पेस है ना उसको बहुत ज्यादा वाइब्रेंट बना रहे हैं। इंडियन मार्केट में स्टार्टअप्स रिसेंटली बहुत तेजी से उठे हैं और कुछ स्टार्टअप्स को अवार्ड मिला है अभी डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज के अंदर। एक स्टार्टअप है चिंगारी, जो कि एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल है। एक है मैप माई इंडिया, जो एलिबरेटिव मैप्स प्रोड्यूस करता है, हालांकि गूगल मैप्स के आसपास नहीं है बट फिर भी ग्रो कर रहा है। लॉजिकली ये न्यूज डिलीवरी फीचर्स प्रोवाइड करता है और काफी यूज किया जा रहा है आजकल घरों में। फिर सेतु नाम का एक ऐप है जो कि बैंक्स को पीपल के पास लाने की कोशिश कर रहा है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जहां पे कस्टमर्स स्मॉल टिकट पेमेंट्स कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए। तो सीतो इज अ वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म। येलो की बात की जाए तो ये नियो बैंकिंग पेमेंट और मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उन वर्कर्स के लिए जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। गिग इकोनॉमी आप समझते हो दोस्तों, वो छोटे मोटे लेवल पे, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर हो गए, ठीक है, कोई रेडी लगा के बैठा है पाव भाजी की सड़क पे, तो इस तरीके के जो वर्कर्स होते हैं वो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। और यहां पे आपका एक और सवाल होगा कि सर ये नियो बैंकिंग क्या होता है। नियो बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। एक ऐसी बैंक जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो ज्यादातर ऑनलाइन ही प्रेजेंस है और ऑनलाइन ही आपका काम कर रही है, तो इसको बोला जाता है नियो बैंकिंग। कंप्लीट डिजिटल एक्सपीरियंस दे रही है आपको, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ पोटेंट ऐप्स हैं। और भी बात की जाती है, निरामय करके एक ऐप है जिसको बोला था नॉन इन्वेजिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके ये बताया जा सकता है कि भाई वुमेन में कोई अर्ली साइन तो नहीं निकल रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। देखिए जरूरी ये है दोस्तों कि इंडिया की अगर बात की जाए, दुनिया में भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो भी डेथ्स होती हैं वुमेन की, उसमें से आधी तो इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत लेट डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत लेट ना डिटेक्ट हो, इसके लिए एक नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग फॉर वुमेन चलाया जाता है अर्ली डिटेक्शन के लिए, ताकि जल्दी पता लग सके तो इलाज करा के इसको सही कराया जा सके। फिर Cure.ai, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स के लिए रूरल इंडिया में, ताकि ट्यूबरकुलोसिस और कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। ग्रामोफोन प्राइसिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम मंडीज, एडवाइस ऑन सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ एंड एक्सेस टू एग्रीकल्चरल इनपुट्स वाया माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स टू फार्मर्स इन मध्य प्रदेश, एडिंग देयर ऑपरेशन एफिशिएंसी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं दोस्तों आपको कि इंडिया के स्टार्टअप इनोवेशन में, इंडिया के साइंस एंड टेक के फील्ड में, अगर आप इन ऐपों को कोड कर देते हो अपने एग्जाम में, एक एक लाइन में ये बताते हो कि ये क्या करती हैं, भैया जबरदस्त नंबर मिलेंगे आपको।
ठीक है ना, ये मैं ऐसे ही आपके सामने पॉइंट कर करके नहीं बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नई नोट्स बना रहे हो, और अभी मत बनाइए, अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो आप पीपीटी जरूर सेव करके रख लेना, बाद में एग्जाम्स मेन से 1 महीने पहले आप इन पीपीटीज को खोल के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके स्टैटिस्टिक्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो ग्रामोफोन प्राइसिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मंडीज से, सॉइल और क्रॉप हेल्थ के बारे में बताता है फार्मर्स को, तो ये आप नोट कर लीजिए। vernacular.ai क्या है, ये वॉइस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है जो कि 10 इंडियन लैंग्वेजेस को समझने में काम कर सकता है और 160 डायलेक्ट्स को समझने में काम कर सकता है। तो वर्चुअल स्मार्ट रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव चैट असिस्टेंस है डाइवर्स इंडियन लैंग्वेजेस को लोगों को समझाने के लिए, तो डाइवर्स इंडियन कंज्यूमर्स को ये केटर कर सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी यहाँ पे दोस्तों क्या क्या हुआ है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अब बात दोस्तों ये होती है कि जब बात आती इनोवेशन की, इनोवेशन में एक साइंटिस्ट को बैठ के करना पड़ता है काम, और इनोवेशन में जब आप कोई साइंटिफिक खोज कर रहे होते हो तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी जो साइंटिफिक खोज है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जो भी साइंटिफिस्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको एक एश्योरेंस चाहिए होती है कि हाँ भाई, अगर हमारी सक्सेसफुल जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है अगर वो फेल भी हो जाती है तो हम सेफ हैं। देखिए, बिजनेस की तरह नहीं होना चाहिए इनोवेशन। बिजनेस में क्या है कि आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल होता है। आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हो और अगर वो फेल हो गया तो आप बर्बाद हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, कल की डेट में मैं मान लीजिए अपनी जॉब छोड़ देता हूं, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे काम करता हूं, यूट्यूब फेल हो गया तो भाई मैं बर्बाद हूं। तो ये होता है बिजनेस में। लेकिन जब साइंटिफिक इनोवेशन की बात की जाती है तो साइंटिफिक इनोवेशन में जो साइंटिस्ट इनोवेशन में इन्वॉल्व हैं उनको ये लगना चाहिए कि वो एंड में फेल नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनके अंदर फेलियर का डर होगा तो वो ठीक से अपनी साइंटिफिक रिसर्च को जारी नहीं रख पाएंगे। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है, और अमिताभ कांत जी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट लेके भी आइए। तो देखिए कौन कौन सी स्कीम चलाई गई। एक इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर स्कीम। रामानुजम फेलोशिप, द नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, किरण स्कीम। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स, अटल इनोवेशन मिशन, द बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट, बिग स्कीम। फिर फ्यूचर स्किल्स प्राइम, प्रोग्राम फॉर रीस्किलिंग अपस्किलिंग ऑफ आईटी मैन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। फिर स्टार्स स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेस। फिर स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। फिर इम्प्रेस इम्पैक्टफुल पॉलिटी रिसर्च इन सोशल साइंस। फिर नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसका क्या काम है, कैटलाइज ट्रांसनेशनल रिसर्च अक्रॉस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डाटा, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग साइंस। अब ये क्यों बताया मैंने आपको, ये इसलिए बताया कि वो स्कीम्स हैं ये जो सरकार ने चला रखी हैं ताकि हमारे देश में साइंटिफिक इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। फाइनली ऑथर यहां पे कोट कर रहे हैं वॉल्टर इसाक्सन को, ये बोल रहे हैं कि भाई साइंस में अगर हम एडवांटेज होगा तो ज्यादा जॉब्स होंगी, ज्यादा वेजेस होंगी, कम समय के लिए काम करना पड़ेगा, क्रॉप्स ज्यादा होंगी, लोगों के पास घूमने और टाइम पास करने के लिए समय ज्यादा होगा, पढ़ाई ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। अब बातें तो देखिए सही हैं, बट कहीं ना कहीं उसके लिए साइंटिफिक प्रोग्रेस की जरूरत है। जैसे कि स्टीम इंजन के दम पे हमने थर्मोडायनेमिक्स सीखी, फ्लाइट से हमने एरोडायनेमिक्स सीखी, उसी तरीके से जब लगातार हमारे देश के सिटीजन्स इनोवेशन करते रहेंगे हम और चीजों को सीखते और समझते रहेंगे। तो ये दोस्तों आप कह सकते हो ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं कि सरकार ने क्या क्या किया है आपका साइंस एंड टेक के फील्ड में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनोवेशंस निकल के आ रहे हैं अलग अलग फील्ड में। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑफसेट डाइल्यूशन इन डिफेंस, अ फ्लॉड पॉलिसी टर्म। एन एपिसोड इन इंडियाज एरोस्पेस इंडस्ट्री शोज इट कैन सक्सीड इफ इट इज डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड करेक्टली। कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, पार्लियामेंट में टेबल हुई थी लास्ट मंथ, और यहां पे साफ साफ कैग ने बोला कि भाई ये जो ऑफसेट क्लॉज रखे हैं ना सरकार ने अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में, इन ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं किया गया। और ऑफसेट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑफसेट क्लॉज के चलते हम जिस पैसे का कॉन्ट्रैक्ट एक बाहर की कंपनी को दे रहे हैं वो कंपनी उतने परसेंट ऑफ पैसा जो कि ऑफसेट क्लॉज में लिखा हुआ इंडिया में इन्वेस्ट करके अपने सामान को बनाएगी। तो अब यहां पे समझना जरूरी है कि ऑफसेट पॉलिसी क्या है, ये हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकता है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में हमने पहले ऑफसेट क्लॉज का प्रयोग करके क्या क्या फायदे उठाए, इन सब कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिए, जब दुनिया भर के आप कंट्रीज की बात करते हो तो डिफेंस इक्विपमेंट का जो ट्रेड होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं,
चूंकि क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत ऑब्वियस है, उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को बहुत मुश्किल से बनाया है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो दूसरों में फ्री में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन एडवांस टेक्नोलॉजी से पैसा कमाया जा सकता है और कंट्रीज को ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल रिकॉग्निशन मिलता है। तो अगर हम फ्रांस के रफाल जेट खरीद सकते हैं, तो दुनिया भर की जो और कंट्रीज हैं जहां पे वॉर छिड़ी हुई है, जैसे आर्मेनिया ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, ये कंट्रीज सोचेंगी कि यार हम भी खरीदते हैं भाई आपका रफाल, जब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री खरीद रही है तो हम भी खरीद सकते हैं। तो जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे बड़े बड़े डिफेंस की चीजें बनाई है, वो चीजें बेचने कॉमर्शियल गेन्स के लिए और ग्लोबल टेक्नोलॉजी रिकॉग्निशन के लिए। तो इसके चलते अब गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी फर्म्स आ जाती हैं प्ले में। और जब भी कोई डिफेंस डील होती है तो निगोशिएटेड बायलैटरल सेल्स होती है। ज्यादातर केसेस में दो देश की सरकारें और उनके साथ साथ जो उनके बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं वो जाते हैं, बातचीत करते हैं और डील को सेटअप करते हैं। अब जो डील होती है उसमें बहुत सारे सॉफ्ट क्रेडिट के भी प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। देखिए, जब इस तरीके की डील्स होती है ना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती हैं। जब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है मतलब वो बहुत बड़ी डील है, तो उसमें सॉफ्ट क्रेडिट भी आ जाता है। सॉफ्ट क्रेडिट मतलब कि बीच में पैसों का रिलीज होगा समय समय पे, और पैसों के रिलीज के समय आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप पैसा क्यों रिलीज कर रहे हो। सॉफ्ट क्रेडिट का मतलब यही होता है। एक होता है हार्ड क्रेडिट, जिसमें जब आप पैसा दे रहे हो तो आप 10 चीजें चेक करते हो, पूछते हो भाई पैसा दे रहे हैं, कब वापस होगा, क्या आपने टारगेट पूरे किया। सॉफ्ट क्रेडिट होता है कि हाँ भाई कुछ कुछ समय पे पैसा जाता जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। अब होता यह है कि जब भी इस तरीके की जो भी इक्विपमेंट्स है जिसके अंदर बहुत हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ये किसी और कंट्री को दिए जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी नॉलेज इन्वॉल्व है, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस ने हमको रफाल बेचा है तो फ्रांस ने हमारे पास प्रोप्राइटरी नॉलेज भेजी है, अपनी एक्सपर्टीज भेजी है, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज का एक पूरा का पूरा ढांचा हमारे पास भेज दिया है। लेकिन बात यह कि क्या हमारे पास एक काबिलियत है कि हम खुद से उस ढांचे को खोल के जान सके कि हाँ भाई क्या किया जा रहा है इसमें। और यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। देखिए, जब भी हम कहीं से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने फ्रांस से ये डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे। अब हमने फ्रांस से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं तो बल्क परचेज खरीदे, हमने अच्छे खासे रफाल खरीदे हैं। उसके बाद दोस्तों उस रफाल से रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट्स, जो भी अपग्रेड्स आने वाले समय में आएंगे, वो भी हम फ्रांस से खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रांस के ऊपर एक डिपेंडेंसी हो जाएगी। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उतनी है नहीं। जियोपॉलिटिक्स यानी इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के चलते हमको ये खरीदना पड़ रहा है। टेक्निकल नो हाउ हमारे पास है नहीं कि हम कैसे इन चीजों को बनाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बल्क परचेज किया फ्रांस से रफाल पे, और अब हम फ्रांस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, फ्रांस उसके स्पेयर्स और अपग्रेड्स के लिए। और जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाती है तो हमारे पास एक इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उतनी फैसिलिटीज नहीं है, और इन R&D फैसिलिटीज को बनने में लगता है समय। अब जब कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस और टर्म्स को डिसाइड किया जाता है कि यानी जब हम रफाल खरीदेंगे फ्रांस से तो उस समय पे एक दाम डिसाइड किया जाएगा, और इतने समय तक हमारे पास रफाल आ जाने चाहिए, इतने प्राइस पे खरीदेंगे और इतने, तो मतलब ये सब चीजें लिखी होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। जितनी बड़ी एक गवर्नमेंट की परचेजिंग पावर है, उतना ही वो गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक और इकोनॉमिक कंसीडरेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो जो बहुत बड़े बायर्स हैं, और उसमें आता है इंडिया। इंडिया जैसी कंट्रीज के पास ये ताकत है कि वो अपनी परचेजिंग पावर के दम पे सामने वाले से कुछ और एक्स्ट्रा, आप कह सकते हो, कंसीडरेशन ले सकते हैं। तो लार्ज बायर्स सच एज इंडिया सीक टू एक्सरसाइज देयर बाइंग पावर टू सिक्योर नॉट जस्ट द लोअर प्राइस, यानी कि केवल हम सामान को कम दाम में नहीं खरीदते हैं, हम सामान के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी को लेने की भी कोशिश करते हैं, और फिर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आता है ऑफसेट क्लॉज। तो अगर हमने $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया रफाल को कि हमें भाई फाइटर जेट्स प्रोवाइड करो, और इसमें ऑफसेट क्लॉज है 30% का, तो मतलब रफाल के लिए जरूरी है कि $10 बिलियन में $30 बिलियन का सामान रफाल इंडिया में बनवाए। और अगर सामान इंडिया में बनवाना है तो रफाल को अपनी टेक्नोलॉजी भेजनी पड़ेगी, इंजीनियर्स भेजने पड़ेंगे, टेक्निकल नो हाउ भेजनी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटीज भेजनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो डसाल्ट ओवेशन जो फ्रांस की कंपनी है जो रफाल बनाती है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये भाई अपने हाई टेक स्किल्स देना नहीं चाहते हैं। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया सेल्फ कैपेबल बने, क्योंकि अगर इंडिया सेल्फ कैपेबल बन गया तो हम अपने रफाल खुद बना लेंगे, और अगर हम अपने रफाल खुद बना लेंगे तो इनके रफाल कौन खरीदेगा। तो ये चाहते हैं कि इंडिया बस बायर बन के रह जाए और खुद की टेक्निकल नो हाउ नहीं बना पाए। इसलिए ये जो कंपनीज हैं
ये अपने ऑफसेट क्लॉज की रिक्वायरमेंट को पूरा करते नहीं। अब बात की जाए यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स की। अगर आप बात करो 2022 तक की, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 52 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं जिनकी कीमत है $12 बिलियन। और इसमें ऑफसेट का जो एलिमेंट है उसको इंडियन फर्म्स को पूरा करना है। तो जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो बाहर की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके उनके कुछ सामान को इंडिया में बनवाएंगी। कैग की जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसने क्या पॉइंट आउट किया, उसने पॉइंट आउट किया कि देखिए 2007 से लेकर 2018 के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनकी टोटल वैल्यू है 66,427 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इतने ऑफसेट क्लॉज में अगर आप मान लो कि 30% ऑफसेट क्लॉज था, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट केवल 8% आया है, जो कि निकल के आता है 5,457 करोड़। ये 5,457 है। तो भाई 66,427 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसमें से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई केवल 5,457 करोड़ की, जो कि टोटल की 8% थी, जबकि ऑफसेट क्लॉज लगभग 30% का था। तो कहीं ना कहीं अगर ऑफसेट क्लॉज 30% का है और इन्वेस्टमेंट केवल 8% की आ रही है, तो मतलब जो बाहर की कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है, वो ऑफसेट क्लॉज को इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं। ये बात बिल्कुल फिक्स है और शायद हमारी गवर्नमेंट इस बात पे रेडी है। गवर्नमेंट इस बात पे रेडी है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के सामने मजबूरी है। चाइना जैसी कंट्रीज हमारे सामने खड़ी हैं, हमको अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाना है, एक लिमिट से ज्यादा R&D की हमारी कैपेबिलिटी है नहीं। अब जब इस बात को कैग ने पॉइंट आउट कर दिया तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी को डाइल्यूट कर दिया। देखिए जब कैग किसी गलती को पॉइंट आउट करता है सरकारी लॉ में, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस लॉ को बदलने के अलावा, चूंकि इस गलती के चलते सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो 28 सितंबर को सरकार ने ऑफसेट पॉलिसी को डाइल्यूट करके यह बोला कि देखिए ऑफसेट क्लॉज उन डील्स में एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि बायलेटरल है। बायलेटरल मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ डील कर रही है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है। तो इस तरीके की डील्स में ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। प्रॉब्लमेटिक चीज क्यों है? क्योंकि देखिए जब भी डिफेंस के ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं ना, वो सिंगल सप्लायर डील होती है या बायलेटरल डील होती है। क्योंकि बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं या बहुत कम ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास इस तरीके का टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है कि वो फ्रांस ये रफाल जैसे हवाई जहाजों को बना सके, टैंकों को बना सके। तो अब बात यह है कि अगर आप सिंगल बायर कॉन्ट्रैक्ट्स में, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफसेट क्लॉज हटा दोगे तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का क्या होगा? इंडिया की जो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसका क्या होगा? हमें तो टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट होना है ना, हमें जिंदगी भर थोड़ी ना फ्रांस से चीजों को इंपोर्ट करना है। और यहां पे बात की जाती कॉस्ट एडवांटेज की। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑफसेट क्लॉज को हटाया और ये बोला कि ऑफसेट क्लॉज इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक दिया? इंडियन गवर्नमेंट ने लॉजिक ये दिया कि अगर हम ऑफसेट क्लॉज को लगा के सामान को परचेज करते हैं तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, उसके लिए हमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। बट ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भाई अगर भले ही ऑफसेट क्लॉज के चलते आपको पैसा ज्यादा देना पड़े वो सही है, क्योंकि अगर ऑफसेट क्लॉज के चलते इंडिया में अगर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आता है तो उस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में एक बड़े टाइम में हम इंप्लीमेंट करके अपनी इंडिजीनियस डिफेंस बूस्ट कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं और हो सकता है आगे आने 5-10 सालों में हमको जरूरत ही ना पड़े इंपोर्ट करने की। तो अभी आप कम दाम के चक्कर में ऑफसेट क्लॉज को इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप टेक्नोलॉजी को इंडिया में नहीं आने दे रहे हो। अरे आप ज्यादा दाम देके ऑफसेट क्लॉज ले लो, टेक्नोलॉजी को ले लो, खुद के हवाई जहाज डेवलप कर लो, तो लॉन्ग टर्म में तो हमको सस्ता पड़ेगा ना। अभी के लिए पैसा बचाने के लिए आप ऑफसेट को इग्नोर कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी ही नहीं आगे। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी दोस्तों दे रखा है। वैसे तो देखिए यहाँ पे ऑफसेट पॉलिसी की अगर बात की जाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यहाँ पे काफी तारीफ नहीं कर रखी। भले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारी प्रीमियर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है, DRDO भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ग्लोबल सिविलियन एयरक्राफ्ट में बहुत कम है, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत बड़ा है। अगर आप पूरे दुनिया में देखो, HAL की जो स्टैंडिंग देखो, वैसे तो चाइना और US में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, उसके सामने HAL बहुत छोटा हो जाता है। फिर भी HAL सिविलियन एयरक्राफ्ट में उतना आगे नहीं है, लेकिन डिफेंस एयरक्राफ्ट में बहुत आगे है। एक प्रोजेक्ट आया था इंडिया में जिसका नाम था नेशनल सिविल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट। इसने बोला था कि हम अपने खुद के रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। तो ये जो बोइंग और ये जो हम एयरबस खरीदते हैं US की कंपनी से, हम इनको नहीं खरीदेंगे। नेशनल सिविल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के चलते हम अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद बनाएंगे। और इसके लिए 2005 में एक ऑफसेट पॉलिसी लाई गई।
और जब 2005 में ये ऑफसेट पॉलिसी लाई गई थी सिविल एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में, तब चीजें काफी अच्छी हुई थी। 300 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफसेट पॉलिसी थी, यानी कि कोई बाहर की कंट्री इंडिया के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंडियन कंपनी एयरबस के साथ 500 करोड़ की डील करती है, जिसमें कुछ एयर बस के प्लेन्स को खरीदने की बात हो रही है, तो यहां पे ऑफसेट क्लॉज आ जाएगा और उस ऑफसेट क्लॉज के चलते एयरबस अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्सों को ऑफसेट क्लॉज के चलते इंडिया में बनवाएगा। और ये जो डील थी वो 300 करोड़ रुपए तक के वैल्यूज के लिए थी, मतलब 300 करोड़ से ज्यादा का अगर प्रोजेक्ट है तो ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल होगा। क्या इसका इंडिया को फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ दोस्तों। आप देखिए, अगर आप बात करो हमारे सिविल स्पेस, मतलब जो हमारी एयरलाइन की जो सिविल इंडस्ट्री है ना, डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करो तो 2005 में जो हमारे एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स थे वो थे $62.5 मिलियन, और 2014 आते आते वो $6.7 बिलियन हो गए। तो यहां पे बताया क्या जा रहा है? यहां पे बताया ये जा रहा है दोस्तों कि 2005 में हम लोगों ने ऑफसेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया सिविल फील्ड में, सिविल एविएशन की फील्ड में। उसके चलते हमारे जो एरोस्पेस के एक्सपोर्ट्स हैं सिविलियन फील्ड में, जो 2005 में $62.5 मिलियन पे थे, वो 2014 में $6.7 बिलियन पे पहुंच गए। तो बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारी ऑफसेट पॉलिसी है उसकी वजह से सिविल एरोस्पेस में हमको बहुत फायदा हुआ। लेकिन 2016 में एक चीज कर दी गई। 2016 में बोला गया कि ऑफसेट क्लॉज केवल उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो कम से कम 2000 करोड़ के होंगे। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ के नहीं होंगे, पहले 300 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑफसेट क्लॉज लगेगा। अब 2000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑफसेट क्लॉज लगेगा। तो भाई 300 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को आपने ऑफसेट क्लॉज से हटा दिया। इससे जो हमारी एरोस्पेस एक्सपोर्ट की जो कैपेबिलिटी है दोस्तों, ये गिर गई है। तो 2000 पॉलिसी जिसने कोशिश की थी कि हाँ भाई हम अपने ऑफसेट क्लॉज के चलते एरोस्पेस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़े भी, जैसा कि मैंने आपको बताया 2005 में $62.5 मिलियन थे, 2014 तक $6.7 बिलियन हो गए। अभी 2014 में $6.7 बिलियन हैं, तो हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि 2020 में ज्यादा होंगे। लेकिन बात ये हुई कि 2016 में जब 300 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक की वैल्यू कर दी गई सिविल कॉन्ट्रैक्ट की, जहां पे ऑफसेट क्लॉज लगेगा, आप देखिए 2019 में जो हमारे एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स है ना, वो 1.5 बिलियन पे आ गए। 2014 में हम 6.7 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे एरोस्पेस में, 2019 में 1.5 बिलियन का कर रहे हैं। और उसका रीजन ये बताया गया है कि ऑफसेट क्लॉज जिन डील्स में एप्लीकेबल होगा उसकी अपर लोअर लिमिट को 2000 करोड़ कर दिया गया। तो ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, लेकिन ये इतनी ट्रिकी चीज है कि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर न्यूज में अगर इस तरीके की चीज आ जाए कि हाँ भाई एरोस्पेस में ऑफसेट क्लॉज 300 करोड़ के प्रोजेक्ट में ना लग के 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट में लगेगा, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो न्यूज समझ में नहीं आएगी। तो तुम सरकार को क्रिटिसाइज क्या करोगे जब तुमको न्यूज ही समझ में नहीं आ रही है? तो यहां पे ऑथर बस यही बोल रहा है कि देखें, अगर आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाना है डिफेंस फील्ड में, तो ऑफसेट क्लॉज को आपको प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफसेट क्लॉज को इग्नोर कर दोगे तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंट सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ऑफसेट क्लॉज को कम दाम के चलते ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए काफी समय लग गया इन दो आर्टिकल्स में, अब जल्दी से अगले दो आर्टिकल्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। द ट्रायम्फ ऑफ होप, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स एंड डिसिसिव गवर्नेंस, वन अनदर टर्म फॉर जैकिंडा अर्डन इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में फिर से जीत गई जैकिंडा अर्डन जी। केवल 40 साल की, इतनी कम उम्र पे ये प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है न्यूजीलैंड की, और फिर से जीत गई। इनकी जो लेबर पार्टी है इसने 49.1% सीटों को जीता है, और 120 मेंबर की पार्लियामेंट में इनको 64 सीटें मिली हैं। गजब की मेजोरिटी मिली है। अच्छा दोस्तों, यहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नहीं होते हैं, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए मुंबई की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले इलेक्शन में क्या होता है कि एक बड़े इलाके को 5 सीटें एलोकेट की जाती हैं, और इन 5 सीटों के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही होती है। इस बड़े इलाके से इस पॉलिटिकल पार्टियों को जितने भी वोट मिलेंगे, उन वोट के प्रोपोर्शन के हिसाब से इन 5 सीटों में इन पॉलिटिकल पार्टी के वोटों को बांट दिया जाएगा। यह बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? बाई इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते
क्योंकि जब एक बड़े इलाके में बहुत सारी सीटों के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई एक सिंगल कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है उस सीट के लिए, वो पूरी की पूरी पार्टी लड़ रही है उस सीट के लिए। समझ गए दोस्तों? तो यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है न्यूजीलैंड में। लेबर पार्टी ने 49.1% पॉपुलर वोट जीता है, 64 सीट्स जीत ली हैं 120 मेंबर की पार्लियामेंट में। ये सबसे बड़ी विक्ट्री है, इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी मिली है। जो अपोजिशन पार्टी है नेशनल पार्टी, उसने 26.8% वोट जीते हैं और उनकी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो आ गई 35, पहले थी 56। अब यहां पे ये जो जीत मिली है जैकिंडा अर्डन जी को, कहीं ना कहीं इन्होंने जो सक्सेसफुल हैंडलिंग की थी क्राइस्ट चर्च टेररिस्ट अटैक की, कोविड-19 के आउटब्रेक को जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया है, न्यूजीलैंड में केवल 25 पैंडेमिक से रिलेटेड डेथ्स हुई है। और जैकिंडा अर्डन जी ने तो बोल दिया था कि भैया देखिए ये तो कोविड इलेक्शंस हैं, यहां तो सारी की सारी इलेक्शन विक्ट्री कोविड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और कहीं ना कहीं अर्डन की जो कोविड परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी मानी गई है। तो ये बताया गया है कहीं ना कहीं क्राइस्ट चर्च में जो फायर ओपन की थी एक राइट विंग टेररिस्ट ने मुस्लिम्स के ऊपर, 2 मॉस्क के मुस्लिम्स के ऊपर ये फायर ओपन किया गया था। तो वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं देश की, उनको एश्योर किया जैकिंडा अर्डन जी ने कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जैकिंडा अर्डन जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि देखिए लॉकडाउन तो तगड़ा लगा दिया जैकिंडा अर्डन जी ने, बट उस लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी थोड़ी सी नुकसान हो गई। मतलब न्यूजीलैंड की इकोनॉमी काफी कम हुई है, अप्रैल से जून में 12.2% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। हालांकि इंडिया से बहुत पूछे, इंडिया के तो पहले क्वार्टर में भैया 24% इकोनॉमी नीचे चली गई, इनकी 12.2% नीचे गई है। कोविड-19 का खतरा अभी भी लूम कर रहा है। तो अभी भी जैकिंडा अर्डन जी के सामने जो चैलेंजेस हैं वो छोटे नहीं है। इस न्यूज के बारे में बात करते हैं। वर्सटाइल तमिल फिल्म स्टार हैं आपके विजय सेतुपति, एक पॉपुलर बायोपिक बन रही थी श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड मुथैया मुरलीधरन के ऊपर। इसका नाम था 800। एक्चुअली में इन्होंने 800 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए। 800 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लेना मजाक बात नहीं है। तो चूंकि मुरलीधरन साहब ने इतने टेस्ट विकेट लिए तो इनके ऊपर एक फिल्म बन रही थी। फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे विजय सेतुपति जी, काफी मुथैया मुरलीधरन जैसे लगते भी हैं। तो उस केस में भाई अच्छी फिल्म थी, लेकिन आप देखिए कि तमिलनाडु में इसके अगेंस्ट बहुत अपोजिशन हुआ। अपोजिशन क्यों हुआ है कि मुरलीधरन साहब ने जो जेनोसाइड था उस जेनोसाइड के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। कहीं ना कहीं मुरलीधरन जी ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और वो श्रीलंका में रहते हैं तो श्रीलंका में रह के श्रीलंका की गवर्नमेंट से पंगे ले नहीं सकते। तो उस केस में मुरलीधरन की बायोपिक एक तमिल एक्टर बना रहा हो, इस बात का गुस्सा था तमिल लोगों के बीच में। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ विजय सेतुपति का, और विजय सेतुपति ने फाइनली इस पिक्चर से बाहर निकल गए। यहां पे विजय सेतुपति जी को ट्रेटर बोला जा रहा है, इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। अब बात दोस्तों यहां पे ये है कि इस तरीके के प्रोटेस्ट क्या कॉमन है? तमिलनाडु में इस तरीके के प्रोटेस्ट कॉमन नहीं, मतलब अनकॉमन नहीं है। कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई पोर्ट्रेल होता है पॉपुलर मीडिया में जो वहां की पॉपुलर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं। जैसे कि मद्रास कैफे नाम की एक हिंदी मूवी रिलीज हुई थी जहां पे LTTE वाला इशू दिखाया गया। उस मूवी को तमिलनाडु के स्टेट में रिलीज नहीं होने दिया गया। ओके, तो इस तरीके की चीजें काफी कॉमन है दोस्तों। और ये जो श्रीलंका की आर्मी का ट्रायम्फ था LTTE के ऊपर, जब भी ये कहीं पे पोर्ट्रे किया जाता है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो तमिलियन लोग हैं वो काफी नाराज हो जाते हैं। इस बात में देखिए कोई दो राहें नहीं है कि जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की उसने तमिल लोगों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के हाथ इसलिए बंद जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरी कंट्री है, और दूसरी कंट्री के अफेयर्स में इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ये बस एक छोटी सी न्यूज है। इस न्यूज को कहीं पे अगर इनटॉलरेंस से रिलेटेड अगर सवाल आए तो आप इस न्यूज को कोट कर सकते हो कि विजय सेतुपति जी ने विड्रॉ कर लिया मुरलीधरन की जो बायोपिक है 800 में से। तो इनटॉलरेंस में अगर आप इस फैक्टर को कोट कर देते हो तो शायद आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। बहुत ज्यादा अपने व्यू पॉइंट मत देना, ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।